द फ्लैश काफी टाइम से ये फिल्म बनकर रेडी थी, लेकिन एजरा मिलर के रियल लाइफ कंट्रोवर्सीज और डब्ल्यूबी की कंटिन्यूसली बदलती हुई मैनेजमेंट को देखते हुए इस फिल्म को काफी टाइम तक कैन में रखा हुआ था। काफी रिसेंटली जब डीसी स्टूडियोज एस्टैब्लिश हुआ, जिसके हेड अप जेम्स गन और पीटर सैफरन है, उन्होंने काफी सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो थे या तो डिले कर दिए या शेल्व कर दिए। काफी सारी अफवाह ये भी सुनने को मिली थी कि एजरा मिलर के कंट्रोवर्सीज के चलते इस फिल्म को पूरी तरह से शेल्व कर देंगे या किसी और एक्टर को लेके इस फिल्म को फिर से शूट किया जाएगा। आफ्टर सम कूलिंग पीरियड दे टुक द राइट कॉल और उन्होंने ये फिल्म रिलीज की फाइनली, एंड नाउ आई कैन सी व्हाई। क्योंकि द फ्लैश डीसी यूनिवर्स की बेस्ट फिल्म है अब तक की। आई एम नॉट काउंटिंग क्रिस्टोफर नोलन्स ट्रिलॉजी या उससे पहले जो फिल्में बनी थी या एल्सवेयर प्रोजेक्ट्स जिन्हें अब कहा जाता है, जोकर या द बैटमैन जैसी फिल्म जो डीसीईयू में बनी, जिसे अब डीसीयू कहा जाएगा, जिसमें जैक स्नाइडर की फिल्में आती है, जिसमें वंडर वुमन की फिल्में आती है, एक्वामैन आती है, शज़ैम की फिल्में आती है। इन सब फिल्मों में आई वुड से द फ्लैश इज द बेस्ट डीसी फिल्म, और हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई इट इज द बेस्ट फिल्म ऑफ डीसी। द बेस्ट थिंग अबाउट द फ्लैश इज कि हाउ सिक्लूडेड इट इज फ्रॉम द यूनिवर्स थिंग। मतलब ये यूनिवर्स में कैनन भी है, बट एट द सेम टाइम ये एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है, तो इस पे कोई बैगेज नहीं है। इसे कोई नई सीरीज नहीं इंट्रोड्यूस करनी है, इसे कोई नए कैरेक्टर्स नहीं इंट्रोड्यूस करने हैं। इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड स्टोरी। तो इस फिल्म में दे हैड एन अपॉर्चुनिटी टू टेक रिस्क एंड इट शोस बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेस मैटर। द फ्लैश मुझे बहुत ही होलसम कहानी लगी और ये अपने रन टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती है। जैसे कि शुरुआत का ओपनिंग सीन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपना टोन जो है सेट करता है, जहाँ पे फ्लैश की एंट्री जो है इंटरप्ट की जाती है और कैसे ब्रूस वेन उसे बुलाता है जहाँ एक रॉबरी गॉन रॉन्ग हुई होती है वहाँ पे राहत कार्य करने के लिए बेसिकली, और किस तरह से वो सीन डिजाइन किया गया है कि वी गेट टू सी अ ग्लिम्स ऑफ द लाइफ ऑफ फ्लैश, कि कैसे उसकी लाइफ फंक्शन करती है, कैसे उसे स्नैक्स खाते रहना पड़ता है बिकॉज ही इज एग्जॉस्टिंग ऑल हिज एनर्जी, और कैसे वो बातों बातों में कहता है कि मुझे पता है कि मेरी रैंकिंग सबसे लो है जस्टिस लीग में और मुझे हमेशा कचरा साफ करने के लिए बुलाया जाता है और ये मोस्टली बैटमैन का किया हुआ मेस होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से, या बाद में भी जब फर्स्ट टाइम जब मेटावर्स में एंट्री कर पाता है फ्लैश, उसके बाद जो उसकी बैटमैन के साथ कॉन्वर्सेशन होती है जहाँ वो कुछ खा रहा है और बैटमैन आराम से उसकी आलीशान मर्सिडीज लेके गली में, उसे कोई शर्म नहीं इस चीज़ की कि मैं कौन से एरिया में, वहाँ पे वो फ्लैश के साथ बातें कर रहा है। वो कॉमराडरी जो थी उन दोनों में वो मुझे बहुत अच्छी लगी। जो एक छोटा सा बहुत स्वीट सा एक कैमियो है एक बहुत बड़े सुपर हीरो का। एल्फ्रेड जो है हर किसी को कॉल्स लगा रहा है और कोई सुपर हीरो है जो कॉल नहीं लेता है। इट एंड्स अप शोइंग अप आफ्टर द फाइट, एंड वो चीज़ थोड़ी अच्छी लगी मुझे कि भाई हर कोई रेडी तो नहीं होता है ना सुबह 8-9 बजे क्राइम फाइटिंग करने के लिए, हो गया लेट उनको। तो वो सीन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड जो मैंने हेडिंग दी है कि इट इज़ बेटर देन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और इट इज़ बेटर देन नो वे होम, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किस सीरियसनेस से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है। उन्होंने बहुत महीन बारीकी से इस फिल्म को लिखा है और इसके नियमों को लिखा है मोस्ट ऑफ ऑल। एंड कोई बचकाना रीज़न नहीं है मल्टीवर्स ब्रेक करने के लिए कि भाई लोगों को मेरी आइडेंटिटी पता चल गई तो तुम लोगों की मेमोरी ही गायब कर दो। इस तरह का कोई बेवकूफ़ाना रीज़न नहीं है। यहाँ पे बहुत लॉजिकल और इमोशनल रीज़न दिया है कि फ्लैश को अपनी माँ को जिंदा करना है क्योंकि उसके पिता सजा काट रहे हैं जेल में उस गुनाह के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं है, एंड हाउ 3 लाइव्स वर डिस्ट्रॉयड, एंड वो उस चीज को जाके फिक्स करना चाहता है। तो स्टेक्स जो है इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ फालतू रीजन के लिए इतना बड़ा कुछ किया जा रहा है। एंड उसके बाद भी जिस तरह से इस वर्ल्ड के रूल्स बताए हैं, जब ब्रूस वेन की जब मुलाकात होती है फ्लैश के साथ और जब वो उस स्पेगेटी को लेके वो सारी चीज समझाता है कि किस तरह से अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं हर कहानी के वर्जन के हर यूनिवर्स में, और किस तरह कुछ चीजें जो है इनएविटेबल है। जैसे ब्रूस वेन के माता पिता का मरना हर यूनिवर्स में इनएविटेबल है, तो कुछ चीजें जो है वो किसी यूनिवर्स में नहीं चेंज होंगी, कुछ चीजें जो है वो बदलती रह सकती है। तो ये चीज जो है ना, इसने ग्राउंड रूल्स सेट कर दिए कि कुछ चीजें जो है आप नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि अभी मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो ये हो गया है कि अब कोई कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं रहे। आप हर चीज को जाके अंडू कर सकते हो और आप बोल सकते हो कि भैया ये तो सीक्रेट टाइमलाइन थी, ये तो होना ही था। तो उस चीज में अभी कोई वजन नहीं रहा। अगर कोई मरता है तो हमें पता है कि इसे कभी ना कभी मीनिंगलेस तरीके से इसे लेके आ सकते हैं ये लोग वापस। बट फ्लैश में उन्होंने ये चीज की है कि उन्होंने रूल्स सेट कर दिए हैं, दे आर सेट इन स्टोन कि भैया
जिसको मरना है वो तो कैसे भी मरेगा, वो किसी भी यूनिवर्स में हो, और आप चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो, कितनी भी मिन्नतें कर लो, ये तो मरेगा ही। जो चीज होनी है वो होनी ही है। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगी, क्योंकि जब आप एक मल्टीवर्स जैसी चीज को ब्रेक करने जाते हो तो आपके रूल्स सेट होने चाहिए। दूसरी एक चीज जो मुझे अच्छी लगी कि कितनी सारी चीजें फिट करने की कोशिश की है इस फिल्म ने थीमेटिकली। जो फेट का बात होती है, डेस्टिनी वर्सेस डिसीजंस की, कोई बात कर रहा है कि यार ये तो फेट है, ये तो होना ही था। फिर कई हमें ये भी आर्गुमेंट सुनने को मिलती है कि यार यू हैव द पावर, कि तुम पास्ट में जाके चीजें बदलने की पावर है तुम्हारे में, यू कैन टेक दैट डिसीजन। और ये हमें दोनों तरफ पुल करती है फिल्म, दोनों साइड्स की। कभी फेट में भी बिलीव कराना चाहती है, कभी डिसीजंस में बिलीव कराना चाहती है, एंड अल्टीमेटली क्या होता है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है फिल्म के अंदर बैरी एलन के पर्सपेक्टिव से। ये फिल्म बहुत ही लॉजिकली मेटा ह्यूमंस की एब्सेंस को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि जब फ्लैश उस यूनिवर्स में पहुंच जाता है, वहां पे जाने के बाद हिज फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज के मैं जाके जस्टिस लीग को कांटेक्ट करता हूं, और वो जाके गूगल सर्चेस करने लगता है उन लोगों के सुपर हीरो नेम्स से या उनके रियल लाइफ नेम्स से। और कई बार उसे पता चलता है कि ये इंसान जो है इस यूनिवर्स में पैदा ही नहीं हुआ है, या साइबॉर्ग का जो कैरेक्टर है वो अभी तक कॉलेज में ही है, अब तक वो साइबॉर्ग बना ही नहीं है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एमसीयू में कई बार क्या हो रहा है कि अगर एक सोलो सुपर हीरो की फिल्म है तो वो एड्रेस ही नहीं करते कि बाकी के सुपर हीरो क्या कर रहे हैं इस वक्त। तो उन चीजों को जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है और इंटरवोवन किया गया है, बस एक एक्सक्यूज नहीं दी है कि भैया इसके पास अब तक पावर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। प्रॉपरली उन्होंने इसे रीजनिंग दी है कि बिकॉज बैरी ने मल्टीवर्स तोड़ दिया है तो सारी ही चीजें चेंज हो गई है। यहां तक कि फिल्मों के एक्टर्स तक चेंज हो गए हैं। बैक टू द फ्यूचर में अब किसी और एक्टर ने काम किया हुआ था, और ये जो छोटी छोटी चीजें जो डाली है जिससे ये यूनिवर्स लिव्ड इन लगता है, थॉटफुल लगता है। क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम देखते तो हैं कुछ मल्टीवर्सेस या यूनिवर्सेस क्रॉस करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को, बट वी नेवर डाइव डीप इनटू इट। हमें बस वो रिकास्ट किए हुए कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, एंड दैट पिज्जा बॉल थिंग जो थी, उसके अलावा हमें कभी भी क्या चेंजेस हुए इस यूनिवर्स में वो देखने को नहीं मिलता। तो वो चीज बहुत अच्छे से दिखाई है इस यूनिवर्स के अंदर। ब्रूस वेन बूढ़ा क्यों है इस यूनिवर्स में, वो चीज भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। मुझे लगा था कि शायद उसे डीएज करके सेम एज का दिखाने वाले है ये बेन एफ्लेक का, बट वो भी चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है ब्रूस वेन ने। तो जो ग्राउंड रूल सेट किए ना इन्होंने, वो मुझे बहुत बढ़िया लगे कि एक वाटर टाइट बना दी इन्होंने इस चीज की कॉन्सेप्ट को कि हमारा मल्टीवर्स इस तरीके से फंक्शन करता है। ऑल्सो इस फिल्म में वो बैगेज नहीं है जो जैक स्नाइडर की फिल्मों में हुआ करता था, जहां वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको हर कैरेक्टर का ओरिजिन पता है ऑलरेडी। स्नाइडर की फिल्मों में ये कोशिश की गई थी कि मिनिमल एक्सप्लेनेशन या विदाउट एक्सप्लेनेशन फिल्में बनाई गई है कि भाई तुम फिल इन द ब्लैंक्स करो। तुमने कॉमिक्स देखे होंगे, तुमने कार्टून्स देखे होंगे, तुमको तो स्टोरी पता ही है। फ्लैश में वैसा नहीं है। जो कुछ भी रन टाइम इनके पास है, उन्होंने उतने टाइम में अच्छे से फ्लैश का फ्लैशबैक जो है वो प्रॉपरली सेटअप किया है। क्या इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, किस वजह से बैरी का कैरेक्टर परेशान है, इसका क्या रेजोल्यूशन हो सकता है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो सब बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत कम टाइम में सेटअप किया है। कि जो एक विलन जो आने वाला है एंड में, उसकी एंट्री हमें स्टार्ट में ही देखने को मिलती है। जो बेसिक रेजोल्यूशन होने वाला होता है वो डायलॉग्स हमें एक दो कैरेक्टर्स के मुंह से पहले ही सुनने को मिल जाता है, एंड अल्टीमेटली फ्लैश उस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचता है, वो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आई है। ऑल्सो ये फिल्म जो है जॉस व्हीडन की जस्टिस लीग को फॉलो करती है, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में ऑलरेडी टाइम ट्रैवल कर लिया है फ्लैश, लेकिन इस फिल्म में फ्लैश को ये पहली बार रियलाइज होता है कि मैं मल्टीवर्स ब्रेक कर सकता हूं अगर मैं लाइट स्पीड से ज्यादा स्पीड से भागू, स्पीड फोर्स से। बट अगर उसने ये चीज पहले ही कर दी थी जस्टिस लीग में, तो ये उसे अभी कैसे रियलाइज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये फिल्म जॉस व्हीडन की जो डिसाइडेड क्रोनोलॉजी थी उसे फॉलो कर रही है। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि जैक स्नाइडर की फिल्म का क्लाइमैक्स जो था स्पीड फोर्स वाला, वो शूट नहीं हुआ था। जैसे जैक स्नाइडर कह रहे थे कि मेरी फिल्म 70% कंप्लीट हो चुकी थी, तो ये क्लाइमैक्स जो है उस 30% में था जो उस वक्त शूट ही नहीं किया गया था। बस वो आयरिस वेस्ट का जो कैरेक्टर है, जो लोग कहेंगे कि भाई ये तो जैक स्नाइडर की फिल्म में था, आई थिंक उसे ऑलरेडी कास्ट कर लिया जा चुका था और उसका डेब्यू फ्लैश में ही होने वाला था। बट जैक स्नाइडर ने भी एक सीन शूट कर रखा था
विच आई थिंक दे जॉस व्हीडन की फिल्म में उन्होंने डिसाइड किया कि इसको निक्स कर देते और इसे डायरेक्टली फ्लैश की फिल्म में ही इंट्रोड्यूस करें। ये फिल्म टोनली मुझे बहुत कंसिस्टेंट लगी। लाइक एमसीयू में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है स्पेशली थॉर की फिल्मों में या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में, क्या एक टेंस्ड मोमेंट हो रहा है और उसे इंस्टेंटली अंडर कट कर दिया जाता है एक जोक मार के। वो चीज इस फिल्म के अंदर नहीं होती है। दिस फिल्म इज फिल्ड विद ह्यूमर, बट वो सिचुएशनल ह्यूमर है, और जहां इस फिल्म को सीरियस होना होता है वहां ये प्रॉपरली इसके गेयर्स चेंज करती है और उसको उतनी इज्जत देती है उस सीन को कि जहां पर ड्रामेटिक होना है वहां बिल्कुल ड्रामेटिक होके उस सीन को शूट किया गया है और वहां कोई मजाक मस्ती नहीं दिखाई है। इनफैक्ट जो थोड़ा स्पॉइलरिश टेरिटरी में है, बट एक प्री क्लाइमैक्स जो होता है मॉल के अंदर, वहां पे आई शेड अ टीयर। वो सीन मुझे उतना इफेक्टिव लगा। वो जो बॉन्डिंग थी उस मोमेंट में या जो सैडनेस थी, आई क्राइड। एंड ये चीज आजकल एमसीयू की फिल्मों में नहीं होती है बिकॉज देयर आर सो मेनी जोक्स एंड अननेसेसरी वन। इस फिल्म में हर जोक अर्न्ड है। ऐसा कभी भी नहीं लगता कि राइटर ने लिखने के लिए एक जोक लिख दिया कि भैया 2 मिनट हो गए, हमने कोई पंच लाइन नहीं मारी अब तक। तो ये चीज़ इस फिल्म में देखने को नहीं मिलती है। क्रिस्टियाना हॉडसन और जोबी हैरल्ड जिन्होंने फिल्म लिखी है, उनमें से जोबी जो है उन्होंने लिव डाई रिपीट लिखी थी जो एज ऑफ टुमारो फिल्म थी। तो वो भी एक एलिमेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है, लिव डाई रिपीट वाला जो है। मैं स्पॉयलर्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिन लोगों ने फिल्म देख ली है उन्हें समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब फिल्म के डायरेक्टर जो है वो सबसे बड़ा सरप्राइज लगा मुझे, एंडी मुशेटी, जो बेसिकली एक हॉरर फिल्म डायरेक्टर है। मामा, इट चैप्टर 2 इन फिल्मों के डायरेक्टर है वो। और जिस तरह से एकदम टोनली कंसिस्टेंट उन्होंने ये फिल्म बनाई है, ये देख के कोई भी नहीं बोल सकता कि यार ये एक हॉरर डायरेक्टर ने फिल्म बनाई है। हर चीज़ को प्रॉपरली कैसे एग्जीक्यूट करना है, हर इमोशन कैसे निचोड़ना है ऑडियंस से, वो चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से करी है। मल्टीवर्स में जाते हुए ये चीज़ हमेशा हो जाती है कि भैया हम इतना खो जाते हैं मल्टीवर्स की दुनिया को देखते हुए, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है ये देखते हुए कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये चीज़ हमेशा पीछे रह जाती है। बट इस फिल्म में फिर एक बार मैन ऑफ स्टील का जो क्लाइमैक्स था उसे बहुत क्लेवरली यूज़ किया है, क्योंकि फिल्म जब मल्टीवर्स में पहुंच जाता है बैरी, तभी वो सेट कर देते हैं कि भैया ये चीज़ होने वाली है, जॉड आने वाला है और हज़ारों करोड़ों लोग मरने वाले हैं और हमें उन्हें बचाना है इन टाइम, और उसके लिए उसे जस्टिस लीग को जो है असेंबल करना है। तो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब आपने लगा दिया कि भैया 1.5 घंटे के बाद हमारी फिल्म का क्लाइमैक्स ये होने वाला है। तो आपके पास एक स्टार्ट पॉइंट है, आपके पास एक एंड पॉइंट है, और फिर बीच की जर्नी जो है हमें पता होता है कि कहानी यहाँ से वहाँ तक जाने वाली है। तो ये फिल्म जो है अपने आप को बहुत फोकस्ड रखती है, क्योंकि ये एक गोल सेट कर देती है एंड में कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है। जो 2 बैरी एलन्स भी दिखाए हैं वो आई थिंक विनिंग कॉम्बिनेशन है इस फिल्म का। एकदम बड़ा भाई छोटा भाई वाली केमिस्ट्री है कि बड़ा वाला जो बैरी है, जो उम्र दराज है, 30s में है आई थिंक उसके, और उसने काफ़ी लाइफ देखी है, उसने काफ़ी ट्रेजेडीज झेली है, और ये पावर जब उसे मिली थी वहां से अब जहां वो पहुंचा है, जहां उसके पास एक रिंग के अंदर उसका सूट है, उसने बहुत सारी चीजें देखी है। और जो सारी मुसीबतें 18 साल के बैरी को आने वाली है इस ताकत के मिलने के बाद, उस सारी प्रोसेस से ये बैरी जो है जा चुका है। तो वो किस तरह मैच्योर हो चुका है और वो कैसे चीज़ें हैंडल करता है, और 18 साल का बैरी किस तरह से इमेच्योर है, वो उन दोनों का बैंटर, उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया थी। ये देखते हुए कभी ऐसा नहीं लगा कि सेम एक्टर 2 अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रहा है। या हमेशा ऐसा लगा कि ये छोटा वाला जो है ये एक निहायत ही बेवकूफ़ लड़का है और उसका बड़ा भाई उसको संभालने की कोशिश कर रहा है। एंड हैट्स ऑफ टू बैरी एलन भाई, रियल लाइफ में तुम बहुत मेस्ड अप हो, बट दिस इज वन ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मेंसेस, क्योंकि जो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट उन्होंने क्रिएट किया है इन 2 कैरेक्टर्स में वो बहुत मज़ेदार था। उन दोनों के जो जोक्स थे, जो बैंटर्स थे, और किस तरह से छोटे बैरी का कैरेक्टर जो है वो डेवलप होता है ओवर द टाइम, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल्सो यहाँ पे सुपर गर्ल का जो कैरेक्टर दिखाया गया है कि जहाँ बैरी एक्चुअली सुपरमैन को ढूंढने जाता है, बट इस यूनिवर्स में जो है सुपरमैन एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे आके कारा का कैरेक्टर गिरा था इस दुनिया में, एंड वी एक्सपेक्ट कि भैया वो तो नाइट एंड शाइनिंग आर्मर होगी दुनिया बचाने के लिए, बट व्हेन शी फ्रीज हरसेल्फ तब हम रियलाइज करते हैं कि कारा के दिल में पृथ्वी के लिए किसी भी तरह की सिंपैथी नहीं है। शी इज नॉट द सुपर वुमन या सुपर गर्ल दैट वी एक्सपेक्ट हर टू बी, और ये पर्सपेक्टिव मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये वो चांसेस है जो राइटर्स ने लिए हैं। वो तो कहती है कि मैं जब से आई हूँ मुझे यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है, अब मुझे क्या लेना देना, ये दुनिया जिंदा रहती या मरती है, मुझे तो उल्टा उस आदमी के पास जाना है जो मेरे प्लेनेट से आया। एंड मुझे वो रीजनिंग बहुत अच्छी और बहुत लॉजिकल लगी कि हाँ ऑब्वियसली
जिस दुनिया ने उसे कैप्चर करके रखा इतने सालों, वो क्यों जाएगी उनको बचाने के लिए? बट देन किस तरह से एक कथारसिस होता है एंड शी रियलाइजेस कि जॉर्ड एक्चुअली एक बुरा इंसान है और ये दुनिया बचाने के लायक है, एंड देन शी बिकम्स द सुपर गर्ल दैट वी नो। एंड यहाँ पे आई एम प्रिटी श्योर मैं मैन ऑफ स्टील के फैंस को बहुत पिस ऑफ करने वाला हूँ, बट ये पूरे मैन ऑफ स्टील के आर्क से मुझे ये 10-15 मिनट में जो सुपर गर्ल को आर्क दिया है वो ज़्यादा मुझे इफेक्टिव लगा, ज़्यादा पावरफुल लगा। किस तरह से दोनों जो ब्रूस वेन्स है, बेन एफ्लेक वाला और माइकल कीटन वाला, उन दोनों ने ही किस तरह से अपना फेट जो है एक्सेप्ट कर लिया है कि उनके माँ बाप अगर नहीं मरते तो शायद वो आज बैटमैन नहीं होते। एंड बेन एफ्लेक का कैरेक्टर तो बहुत बड़ी चीज़ कहता है कि अगर वो चीज़ नहीं हुई होती तो मैं कौन हूँ ये शायद मुझे नहीं पता होता। सो दैट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट जो एंड में एक बड़ा रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है इन द डिसीजन मेकिंग। किस तरह से एक जो फाइनल एक्ट में विलन आने वाला है उसे कैसे एस्टैब्लिश किया है या उसकी थॉट प्रोसेस क्या होने वाली है, वो जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई है कि कैसे छोटा वाला जो बैरी है 18 साल वाला, वो कैसे इम्पेशेंट है और कैसे वो 20 सालों में जो एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है बड़े बैरी ने वो उसे 8 दिन में इकट्ठा करने की, एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। एंड ही इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू फेल, एंड उसमें वो मैच्योरिटी, वो ठहराव अब तक आया ही नहीं है, विच इज़ वाई ही डज द थिंग्स ही डज। एंड किस तरह से फिर वो आर्क डेवलप होता है एंड जो कॉल बैक्स है इस फिल्म के अंदर कि जब वो फर्स्ट टाइम बैट केव में जाता है, जैसा हमने जस्टिस लीग में देखा था कि एजरा मिलर का कैरेक्टर जो है वो फास्ट भागकर पूरी बैट केव भाग के आता है, उस बैट मोबाइल में जाके बैठता है। ये नया वाला बैरी भी जो है वो आते ही वही चीज़ें करता है। एंड इस तरह के 2-3 कॉल बैक्स जो थे वो मुझे बहुत स्मार्ट लगे कि उन्होंने बहुत स्मार्टली इनकॉर्पोरेट किया है इस चीज़ को, इसकी क्रोनोलॉजी को या वर्ल्ड बिल्डिंग को इन्होंने एक्चुअली सीरियसली लिया है। जस्ट बिकॉज ये एक स्टैंड अलोन एडवेंचर है, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि यार हम तो नई ही चीज़ें करेंगे, हम पिछली किसी चीज़ को रेफरेंस ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कैनन ही रखा है पूरी दुनिया को, बट एट द सेम टाइम ये जो एडवेंचर है इसे उन्होंने सेक्लूडेड भी रखा है, स्टैंड अलोन रखा है। और जो इमोशनल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ कैरेक्टर्स का या बैरी का उसके माँ बाप के साथ, वो लाजवाब लगा मुझे। इस तरह का इमोशन जो है काफी सालों से हमें देखने को नहीं मिला है। आई थिंक बैटमैन बिगिंस में ही ये चीज उतनी इफेक्टिवली देखने को मिली थी कि किस तरह इसने इम्पैक्ट किया था एक कैरेक्टर के ऊपर। और उसके बाद शायद फ्लैश का ही कैरेक्टर है कि उसकी बैक स्टोरी कितनी मैटर करती है, उसकी माँ का होना, उसके फादर का निर्दोष छूटना कितना इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से लेयर्स में क्लाइमैक्सेस होते हैं कि वो जो जॉर्ड को रोकने वाला मिशन है उसके बाद जो चीज घटती है, उसके बाद छोटा फ्लैश जो है, छोटा बैरी जो है 18 साल वाला, वो क्या करने की कोशिश करता है, व्हाट हैपन्स टू दैट, उसके बाद क्या एक चीज डेवलप हो जाती है, उससे ये दोनों फ्लैश कैसे डील करते हैं। उसके बाद मॉल में जो सीन होता है एंड कोर्ट में जो सीन होता है, ये लेयर्स में 2-3 लेयर्स में क्लाइमैक्सेस होते हैं और हर क्लाइमैक्स जो है उतना ही सेटिस्फाइंग है जितना दूसरा वाला है। एंड यहाँ मैं प्रॉप्स देना चाहूँगा राइटर्स को और डायरेक्टर को कि किस खूबी से उन्होंने इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया है कि हर कहानी एक कथारसिस के साथ ख़त्म होती है, बड़ा ही सेटिस्फैक्ट्री एंड होता है हर क्लाइमैक्स का। फिल्म की जो म्यूजिकल चॉइसेस है, किस तरह से डैनी एल्फमैन की बैटमैन की थीम यूज़ की गई है, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो एक ओवरऑल पैकेज बन के आई है फिल्म के, एक बहुत कोहेसिव प्रोडक्ट है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगती है कि फोर्स्ड है या ड्रैग हो रही है या रश की जा रही है, ऐसा कभी भी नहीं लगता देखते हुए। इट इज़ अ वेरी पॉलिश्ड एंड कोहेसिव फिल्म। और जो कुछ कैमियोज है दे आर वेरी फन, उन्होंने स्पॉइल नहीं किए हैं ये जो कैमियोज है, और 1-2 कैमियोज जो है दे विल ब्लो द रूफ ऑफ, आई कैन गारंटी यू दैट। एंड मैं बिल्कुल स्पॉइल नहीं करने वाला, मैं स्पॉयलर्स में जा भी नहीं रहा हूँ इसलिए इस रिव्यू में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप फर्स्ट हैंड इस फिल्म को एक्सपीरियंस करें, बिकॉज इट इज़ दैट गुड। ये जितनी भी मल्टीवर्स की फिल्में सीरीज आई है अभी तक मार्वल की, उन सबसे बेहतर है। और ये जैक स्नाइडर की जो जस्टिस लीग थी या जो DCEU वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये उससे बहुत बेहतर है। एंड आई थैंक WB फॉर लेटिंग दिस फिल्म एग्जिस्ट। आई नो पैसों के लिए ही किया होगा आपने इसलिए तो नहीं किया कि फिल्म बहुत अच्छी बन गई है, आपको पता था ये फिल्म पैसे बनाने वाली है। एंड मुझे बहुत बुरा लगता पर्सनली अगर ये फिल्म शेल्फ हो जाती है और बाद में मुझे 10-20 साल बाद अगर
देखने को मिलती कि यार बवाल फिल्म बना दी थी इन्होंने, तो इसको तो रिलीज करना चाहिए था। सो आई रिस्पेक्ट द डिसीजन एंड मस्ट वॉच है द फ्लैश। अगर आप डाउटफुल है देखना है या नहीं देखना है, तो मैं पर्सनल गारंटी देता हूँ मेरी कि बहुत मजा आएगा। बहुत मजेदार फिल्म है ये, एंड इट इज इजीली द मोस्ट एंजॉयबल डीसी फिल्म दैट दे हैव मेड इन द यूनिवर्स। तो आई हाईली रिकमेंड द फ्लैश। अगर आपने देखी है फिल्म तो कमेंट्स में मुझे बताएं फिल्म कैसी लगी। ऑल्सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और सुनते रहिए .png पिक्चर्स